किसी गांव में दो लकड़हारे रहते थे। एक कम उम्र का था और दूसरा अधिक उम्र का था। अब जो छोटा लकड़हारा था कम उम्र का, वह मस्त मौला था, हमेशा खुश रहता था। वह जीवन की परेशानियों से कभी नहीं घबराता था। वह रोज लकड़ियां काटने जंगल जाता और खुशी खुशी वापस आता और अपना जीवन यापन करता। उसे अपने जीवन में बस केवल एक ही चीज अजीब मालूम होती थी, और वह यह थी कि उसके दाहिने गाल पर एक बड़ी सी काली गांठ थी, जैसे किसी ने जामुन चिपका दिया हो। अब जब वह पेड़ पर पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी मारता तो उसकी काली गांठ ऊपर नीचे होती। इसे देख करके उसके साथ वाले हंसते और उसकी खिल्ली उड़ाते, पर उस लकड़हारे को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह इसे भगवान की इच्छा मानकर खुश रहता और दूसरों के साथ नाचने गाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहता। उसके इसी हंसमुख स्वभाव के कारण सारे गांव वाले भी उससे खुश रहते थे। अब उसी गांव में जो दूसरा लकड़हारा था, जो अधिक उम्र का था, उसके भी बाएं गाल पर वैसी ही काली गांठ थी जैसे छोटे लकड़हारे के दाएं गाल पर थी। लेकिन यह बूढ़ा लकड़हारा बड़े जले कटे स्वभाव का आदमी था। हर बात पर झुंझलाता रहता था, हर किसी से जीवन के प्रति शिकायत करता रहता था। लोगों से लड़ना झगड़ना उसका रोज का काम था। लोगों ने कभी भी उसे हंसते बोलते या नाचते गाते नहीं देखा था, और इस सब की एक वजह उसके गाल पर उगी हुई वह काली गांठ थी। उस लकड़हारे को लगता था कि इस गांठ की वजह से लोग उसे बदसूरत समझते हैं और ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। पर उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि कम से कम चलो इसी गांव में एक दूसरा लकड़हारा भी है जिसके गाल पर वैसी ही काली गांठ उगी है जैसे उसके गाल पर। अब एक दिन की बात है, वह छोटा लकड़हारा जो हंसमुख स्वभाव का था, रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। अब लकड़ी काटते समय वह अक्सर अजीबोगरीब आवाज निकालता रहता था, जैसे चौंप चौंप जिंगल जिंगल चौंप चौंप। शायद ऐसी आवाजें निकालने से उसे थकान का एहसास नहीं होता था। अब जब काफी लकड़ियां कट जाती तो वह गीत गाता हुआ घर को लौट पड़ता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम होने से पहले ही बहुत जोर से बादल कड़कने लगे, अंधेरा सा छा गया। थोड़ी देर में बरसात भी शुरू हो गई। वह अपनी लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़कर कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां बरसाती पानी से बचा जा सके। अब थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ा जिसका तना अंदर से खोखला था। अब वह खोखला इतना बड़ा था कि एक आदमी आराम से अंदर जाकर बैठ सकता था। वह लकड़हारा जल्दी से गया और उसमें बैठ गया। अंदर जाने पर पता चला कि अंदर तो बहुत चौड़ी जगह है जिसमें एक या कई लोग बैठ सकते थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अब थोड़ी देर तक तो लकड़हारा यूं ही बैठा रहा। फिर सोचा यहाँ अंदर इतनी जगह है तो क्यों न लेट लिया जाए। अब सारे दिन की मेहनत से उस पर थकान छाई हुई थी। जैसे ही वह नीचे घास फूस और पत्तियों पर लेटा, उसे नींद आ गई। अब वह वहीं सो गया और खर्राटे लेने लगा। बाहर बारिश हो रही थी। थोड़ी देर के बाद बरसात बंद हो गई, लेकिन लकड़हारा अभी भी सोया रहा। धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई और आसमान पर पूरा चांद निकल आया। सारा जंगल चांदनी से भर गया, लेकिन वह लकड़हारा अभी भी सोया रहा। अब बहुत देर के बाद जब उसकी नींद खुली तो आधी रात से भी ज्यादा बीत चुका था। लकड़हारे को कुछ कुछ डर लगने लगा कि इस भरी रात में वह अपने घर कैसे जाएगा। अब उसने सोचा कि पूरी रात वह इसी तने के पेड़ के अंदर बिताएगा और जब सुबह उजाला होगा तब अपने घर जाएगा। अब वह ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि कहीं से नाचने गाने की आवाजें आ रही हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस घने डरावने जंगल में आधी रात को कौन नाच गा रहा है। अब मन ही मन साहस करके उसने सोचा कि चलो देखते हैं ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। और वह धीरे से अपने पेड़ के तने से बाहर निकला और उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाजें आ रही थीं। थोड़ी ही दूर जाने पर उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसका दिल जोर से धक धक करने लगा। उसने एक पेड़ की आड़ लेकर देखा कि सामने एक बहुत बड़ी गुफा है और उसके आगे बहुत से राक्षस गोला बनाकर बैठे हुए हैं। वे लोग कुछ खा पी रहे हैं और उनमें से कुछ राक्षस बीच की खाली जगह में मस्त होकर झूमते हुए नाच गा रहे हैं। गोला बनाकर बैठे हुए राक्षसों में से कुछ राक्षस ढोल बांसुरी बजा रहे हैं। अब उनका नाच गाना देख करके धीरे धीरे उस लकड़हारे का डर कुछ कम हुआ और राक्षसों के संगीत का उस पर भी असर पड़ने लगा। उसका भी मन नाचने का करने लगा। लेकिन वह जानता था कि इन राक्षसों का क्या भरोसा, अगर कहीं उसे देख लिए तो मार ही डालेंगे। इसलिए डर के मारे वह वहीं छुपा रहा। पर राक्षसों के संगीत में जादू था। थोड़ी ही देर में संगीत का जादू लकड़हारे के सर पर भी चढ़ गया।
वह जहां खड़ा था वहीं पर वह नाचने लगा। अब उसके नाचने की वजह से उसके पैरों के नीचे पड़ी पत्तियां आवाज करने लगी। अब यह आवाज राक्षसों ने भी सुन ली। अब उन्हें एहसास हो गया कि उनके अलावा यहां कोई और भी है। राक्षसों के सरदार ने एक राक्षस को इशारा किया कि वह जाकर देखे कि मामला क्या है। अब वह राक्षस चुपके चुपके उन पेड़ों की ओर गया जहां वह लकड़हारा मस्त होकर नाच रहा था। अब राक्षस ने लकड़हारे को नाचते हुए देखा और वापस आकर सरदार को बताया कि वहां एक आदमी बहुत अच्छा नाच नाच रहा है। अब राक्षसों के सरदार को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस राक्षस से कहा, हम भी उसका नाच देखेंगे। अब इस तरह उस लकड़हारे को राक्षस पकड़कर सरदार के पास ले आए। अब सरदार ने उससे पूछा, सुना है तुम बहुत अच्छा नाचते हो, अपना नाच दिखाओ। ऐसा कहने के बाद सरदार ने ढोल और बांसुरी बजाने वाले राक्षसों को इशारा किया। सरदार के इशारे के बाद रुका हुआ संगीत फिर से शुरू हो गया। ढोल वाले ने ढोल बजाना शुरू किया। बस अब क्या था, वह लकड़हारा उन राक्षसों के गोल घेरे के बीच में पहुंच गया और संगीत की धुन और ताल पर कदम से कदम मिलाकर नाचने लगा। अब उस लकड़हारे को नाचना पसंद था। इस समय उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था, इसलिए उसका नाच बड़ा स्वाभाविक था। सरदार को भी बड़ा मजा आ रहा था, वह भी साथ आकर नाचने लगा। फिर क्या था, सभी राक्षस उठकर नाचने लगे। बड़ा अजीब समा बंध गया। लग रहा था कि इस समय जंगल की हर चीज नाच रही है। अब इस तरीके से राक्षस और वह लकड़हारा पूरी रात नाचते रहे। लेकिन जब सुबह पूरब की दिशा से आकाश धीरे धीरे लाल होने लगा और जब जंगली मुर्गे कुकड़ुक्कू की आवाज करने लगे, सभी राक्षस जैसे सोते हुए से जाग गए। सरदार चिल्लाया, अरे यह तो सुबह हो गई, जल्दी से भाग चलो, हम लोग सूरज की किरणों का सामना नहीं कर सकते। यह कहकर उसने सभी राक्षसों को गुफा के अंदर चलने का इशारा किया। फिर सरदार लकड़हारे की ओर मुड़ा, बोला, ओ आदमी, हमें आज तुम्हारे साथ नाचने में बहुत मजा आया। हम चाहते हैं कि कल रात को तुम फिर यहाँ से आना और हम सब मिलकर नाचेंगे और आनंद मनाएंगे। आओगे ना? अब तक लकड़हारा भी नाच गाने के जादू से बाहर आ चुका था और दिन के उजाले में उन राक्षसों का असली चेहरा नजर आने लगा तो वह उन्हें देखकर डर गया। अब राक्षसों के सरदार ने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि पता नहीं यह डरा हुआ है, आएगा कि नहीं। उसने सोचा कि इसके चेहरे पर उगी हुई यह काली गांठ निकाल कर रख लेनी चाहिए ताकि यह इसे लेने के लिए कल जरूर आएगा। ऐसा सोचकर सरदार ने लकड़हारे के चेहरे पर उगी हुई काले जामुन जैसी गांठ अपने जादुई हाथ से झट से उखाड़ ली। पक की हल्की आवाज के साथ वह गांठ उखड़कर सरदार के हाथ में आ गई। लकड़हारा हक्का बक्का रह गया। कभी वह सरदार की हथेली पर रखी काली गांठ को देखता तो कभी अपने गाल पर हाथ फिरा कर देखता। उसका गाल एकदम चिकना हो गया था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। तब तक राक्षसों का सरदार अपने सभी राक्षसों के साथ गुफा में घुसकर एकदम गायब हो चुका था। अब लकड़हारे को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा था, लेकिन जब वह अपने गाल पर हाथ फिराता तो उसे लगता कि नहीं, यह सपना नहीं, यह तो सच है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, जान बची और साथ ही साथ इस काली भद्दी गांठ से भी छुटकारा मिल गया। अब तो जल्दी जल्दी घर भागना चाहिए। अब इधर गांव के लोग इस बात से बड़े चिंतित थे कि कल रात से लकड़हारा वापस नहीं लौटा है, क्योंकि सारा गांव उससे बड़ा खुश रहता था। इसलिए उसके रात तक न लौटने की वजह से वे सभी चिंता में थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर के चंगुल में तो नहीं फंस गया। बल्कि कई लोग उसे खोजने के लिए जंगल में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी वे सब देखते हैं कि लकड़हारा खुशी से झूमता हुआ चला आ रहा है। उसके पास ना तो लकड़ी का गट्ठर था और ना उसकी कुल्हाड़ी। अब सभी ने लकड़हारे को घेर लिया। सभी बड़े प्रसन्न थे कि चलो अच्छा है, उनका मित्र और उनका पड़ोसी सही सलामत लौट आया। सभी लोग उससे तरह तरह का प्रश्न करने लगे। उसी भीड़ में दूसरा चिड़चिड़ा लकड़हारा भी था, जिसके बाएं गाल पर काली गांठ थी। जैसे ही उसकी निगाह मस्त मौला लकड़हारे के साफ चिकने गाल पर गई, वह आश्चर्य से चिल्लाया, अरे तुम्हारे चेहरे की गांठ कहाँ गई? अब और लोगों का भी ध्यान उधर गया तो सभी अचरज में पड़ गए। अब मस्त मौला लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, अरे भाई कुछ चैन तो ले लेने दो, इतने सारे सवाल करोगे तो किस किस का उत्तर दूंगा। पहले सब लोग आराम से बैठ जाओ, फिर बताता हूँ। सारे लोग तो बैठ गए, लेकिन वह चिड़चिड़ा लकड़हारा अभी भी खड़ा था और अपने गाल की गांठ को सहला रहा था।
अब इसके बाद मस्त मौला लकड़हारे ने पिछली रात जो कुछ उसके साथ घटा उसने ज्यों का त्यों सुना दिया। अब सभी को एकदम से भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उसके गाल से काली गांठ गायब थी, इसलिए उन्हें यह भी लग रहा था कि लकड़हारा झूठ नहीं बोल रहा है। फिर सभी ने उसे बधाइयां दी और कहा, चलो एक तो तुम्हारी जान बच गई और दूसरा उस गांठ से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। चलो इसी खुशी में आज रात यहाँ नाच गाने का उत्सव मनाएंगे। सभी खुशी से तालियां बजाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर करने लगे। बस एक ही आदमी था जो इस खुशी में शामिल नहीं था। वह वही चिड़चिड़ा बूढ़ा लकड़हारा था जिसके बाएं गाल पर भी काली गांठ थी। अब जब पूरा दिन बीत गया और शाम को लोग नाच गाने का अपना प्रोग्राम बनाने लगे तो वह बूढ़ा लकड़हारा दूसरों की नज़रों से बचते हुए जंगल की ओर चला गया। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे जाते हुए देखे। वह मन ही मन सोच रहा था कि कल सुबह जब वह लौटेगा तो उसे भी इस भद्दी गांठ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तब गांव के सारे लोग कितना आश्चर्य करेंगे। फिर मैं भी उन्हें शान से बताऊंगा कि राक्षस मेरा नाच देखकर कितने खुश हुए थे और मेरी भी भद्दी गांठ उन्होंने रख ली। अब ऐसा ही ख्याली पुलाव पकाते पकाते वह चिड़चिड़ा लकड़हारा पहाड़ पर पहुंच गया। अब उसे नजदीक के जंगल में वह पेड़ खोजना था जिसका तना खोखला था। अब चूंकि दूसरे लकड़हारे ने सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताया था, इसलिए उसे खोखला तना वाला पेड़ खोजने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। अब वह बूढ़ा चिड़चिड़ा लकड़हारा उसमें जाकर बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। अब चूंकि वह इंतजार कर रहा था तो उसे शाम बड़ी लंबी लग रही थी। वह बार बार सोच रहा था, रात होने में भी कितनी देर है, चांद भी पूरी तरह क्यों नहीं निकल रहा, राक्षसों के नाच गाने की आवाजें भी नहीं आ रही हैं। उसे इस देरी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे दूसरे लकड़हारे का चेहरा चिकना आ जाता और जलन के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगते। ऐसे ही बैठे बैठे आधी रात बीत गई। फिर अचानक उसे लगा कहीं से ढोल बजाने की आवाज आ रही है। लकड़हारा चौकन्ना हो गया। कुछ ही देर में यह बात साफ हो गई कि राक्षसों का नाच गाना शुरू हो गया है। अब लकड़हारे के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। हिम्मत करके वह खोखले तने से बाहर निकला और आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगा। सामने पहुंचा तो सारा दृश्य साफ दिखाई पड़ रहा था। उसने देखा बहुत से राक्षस एक गोल घेरा बनाकर बैठे हैं। कुछ बांसुरी बजा रहे हैं तो कुछ ढोल पीट रहे हैं। गोल घेरे के बीच में 3 राक्षस हाथ उठाकर कमर मटकाते हुए नाच रहे हैं। लकड़हारे ने सोचा यही सही समय है वहां जाने का और फिर मेरी यह भद्दी गांठ हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। अब वह प्रसन्नता से एकदम भागता हुआ उस गोल घेरे के पास पहुंचा और चिल्लाकर बोला, मैं आ गया। अब अंधेरे में राक्षसों को लगा कि कल वाला लकड़हारा ही आया होगा, इसलिए वे भी खुश हो गए और उसके स्वागत के लिए सरदार ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे कितनी अच्छी बात है, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब नाचने का मजा दुगना होगा। आओ सीधे बीच में आओ, यहाँ आकर नाचो। अब राक्षसों की ऐसी उत्साहजनक बातें सुनकर बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्न हो गया और सीधे उनके गोल घेरे में जाकर खड़ा हो गया। अब सरदार के इशारे पर फिर से संगीत प्रारंभ हो गया और वे लोग फिर से नाचने गाने लगे। लेकिन यह क्या, वह लकड़हारा तो खड़ा का खड़ा ही रह गया। दरअसल उस चिड़चिड़े और झगड़ालू बूढ़े को तो नाचना गाना आता ही नहीं था। आना तो बहुत दूर, उसे तो नाचना गाना पसंद ही नहीं था। अब क्या किया जाए? उसने सोचा अगर वह नहीं नाचेगा तो फिर उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी। यह सोचकर उसने नाचने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, उसका एक भी कदम ताल के साथ मेल नहीं खा रहा था। इस चक्कर में राक्षसों के सरदार को बार बार रुकना पड़ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, आज क्या बात है, तुम ठीक से नाच नहीं रहे हो? कल कितना मजा आया था, वैसे ही नाचो। ऐसा कहकर राक्षस चुटकियां बजाता हुआ 1 2 3 1 2 3 कहकर फिर से नाचने लगे। वह बूढ़ा लकड़हारा भी कमर मटका मटका कर गाने लगा, लेकिन उसका गाना बिल्कुल बेसुरा था और नाच एकदम अजीबोगरीब। अब राक्षसों के सरदार को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोला, अगर ठीक से नहीं नाचना था तो फिर आज आए क्यों हो? यहाँ हमारे आनंद उत्सव में रंग में भंग डाल रहे हो? चले जाओ यहाँ से। यदि मुझे और गुस्सा आ गया तो यही मार कर खा जाऊंगा। मैं कल के आनंद को याद करके तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने से एकदम चले जाओ। अब ऐसा कहकर गुस्से में भुनभुनाता हुआ सरदार नाचना छोड़कर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अब बूढ़े लकड़हारे को काटो तो खून नहीं, डर के मारे थर थर कांपने लगा। सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वह सीधे जाकर सरदार के पैरों में गिर गया।
उसने सोचा कि सरदार से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी यह गांठ हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दो। इसलिए वह हिम्मत करके बोला, मुझे माफ कर दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल बहुत ज्यादा नाचने की वजह से बुरी तरह थक गया हूँ, इसलिए नाच गा नहीं पा रहा हूँ। मैं आज घर वापस लौट जाऊंगा और फिर कल पूरी तैयारी से आऊंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, यदि आप कृपा करके मेरी गांठ। अब बूढ़ा लकड़हारा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गुस्से में भुनभुनाते सरदार को लगा कि यह बूढ़ा अपनी गांठ वापस चाहता है। सरदार ने गुस्से के साथ अपने थैले में से गांठ निकाली और एक जोर के थप्पड़ के साथ उसके दाहिने गाल पर दे मारी। बेचारा बूढ़ा थप्पड़ खाकर चोट से बिलबिला गया। उसने गाल की चोट सहलाने के लिए अपना हाथ गाल पर फेरा ही था कि चौंक गया, अरे यह गांठ कैसी? अब उसकी दोनों गालों पर ही एक एक गांठ हो गई। वह रोते हुए सरदार से बोला, सरदार जी, मैं गांठ लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी गांठ देने की प्रार्थना कर रहा था। पर सरदार ने उसकी एक बात नहीं सुनी। गुस्से में आकर उसने लकड़हारे को अपने हाथों में उठा लिया और बहुत जोर से पूरी ताकत के साथ उसी ओर फेंक दिया जिस ओर से बूढ़ा आया था। बेचारा बूढ़ा लकड़हारा पेड़ के तने के पास बिछी घास पर आकर गिरा। यदि घास ना होती तो शायद उसकी हड्डी पसली भी टूट गई होती। फिर वह उसी तरह उठा और रोते पीटते हुए अपने घर की ओर चल दिया। वह तो अपनी गांठ से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसे एक और गांठ मिल गई। जब वह अपने गांव में पहुंचा तो सब उसे आश्चर्य से देखने लगे, पर वह लकड़हारा किसी से मिलना भी नहीं चाहता था। वह सीधे अपने घर के अंदर गया और दरवाजा बंद करके रोने लगा। आज उसे अपने स्वभाव पर बहुत पछतावा हो रहा था। यदि उसने गांव के दूसरे लकड़हारे से ईर्ष्या ना की होती तो आज अपने दूसरे गाल पर भी गांठ की सजा ना मिली होती। तो दोस्तों, दूसरों की आंख मूंदकर नकल नहीं करनी चाहिए और खासकर ईर्ष्यावश तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। अगली बार मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के।